मैम मीटिंग ओवर हो गई थी। पता है। तो और उसके अलावा उन्होंने नमक को पर्सनली कंज्यूम करने से तो मना कर ही दिया, और उसके अलावा नमक पर उन्होंने टैक्स भी लगा दिया कि अब तुमको अगर नमक कंज्यूम करना है तो इतना 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 टैक्स देना पड़ेगा, तभी नमक कंज्यूम कर पाओगे। ठीक है, अब महात्मा गांधी को बहुत गुस्सा आ गई इस बात पर। बोले कि एक तो तुम लोग हमारी कंट्री में रहते हो, सारा सामान चोरी करके इंग्लैंड ले जाते हो और ढेर सारा पैसा कमाते हो, और अब तो नमक पे भी टैक्स लगा दिया है, हाथ कर दिया है तुम लोगों ने एकदम। अब तो मैं सिविल डिसोबीडियंस करूंगा इसके अगेंस्ट। तो महात्मा गांधी जी गुस्सा हो गए और 1929 में उन्होंने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया, और नमक को उसका उन्होंने सिंबॉलिक कैंपेन बनाया, सॉल्ट लॉ, यानी नमक के ऊपर उन्होंने वो कानून, उन्होंने बोला कि सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है लॉ को तोड़ना। तो गांधी जी ने बोला कि अब आज से मैं अंग्रेजों से हाथ जोड़ने वाला कार्यक्रम बंद कर रहा हूँ, आज से मैं क्या करूंगा, आज से मैं लॉ तोड़ूंगा, क्योंकि ये लोगों को ना इसी लैंग्वेज में समझ में आता है, ये लोग बहुत दुष्ट है। तो बोला कि लॉ तोड़ोगे तो कौन सा लॉ तोड़ोगे, तो गांधी जी ने बोला कि सबसे ज्यादा खराब लॉ तो मुझे सॉल्ट लॉ लगता है, कि बिना परमिशन के आप नमक तक नहीं खा सकते। नमक तो कितनी बेसिक चीज है, खाने में यूज होती है, तो इतना टॉर्चर कैसे कर सकती है अंग्रेजी सरकार के खाना खाने जैसी चीज पर भी, नमक जैसी छोटी चीज पर भी टैक्स लगा दिया। तो उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। तो सॉल्ट लॉ एक तरीके से शुरुआत मानो, कि सॉल्ट लॉ जैसे उन्होंने ब्रेक किया वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। तो सॉल्ट लॉ सिंबल बन गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। और सॉल्ट को उन्होंने सिंबल क्यों बनाया, क्योंकि सॉल्ट इतना बेसिक चीज है कि उस पर सारे लोगों को गुस्सा आता था। तो उन्होंने, गांधी जी बहुत चालाक थे, उन्होंने सोचा कि अगर मैं मान लो एसी के ऊपर कैंपेन करूंगा या महंगे महंगे कपड़ों के ऊपर कैंपेन करूंगा तो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि गरीबों को क्या मतलब महंगे कपड़ों से। लेकिन अगर मैं नमक के ऊपर लड़ाई करूंगा तो हर इंसान मेरा साथ देगा, क्योंकि सबको ही लगेगा कि नहीं नहीं, नमक के ऊपर लड़ाई तो एकदम सही चीज है। इसीलिए गांधी जी जो बहुत चालाक थे, उन्होंने नमक के ऊपर कैंपेन किया। फिर वो लोग कहाँ गए, तो वो अपना साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की तरफ चल दिए। अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम, सबको पता है। वो दांडी मार्च की तरफ चले गए। तकरीबन तकरीबन 40 दिनों में उन्होंने 40 मील का सफर तय किया, और वहां पहुंच करके उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, यानी नमक को ऐसे उठाया पानी को और उसमें से नमक बनाया और बोले लो टूट गया लॉ। और ऐसे करके सारे लोग ने ही उनको फॉलो कर दिया, और ऑल ओवर इंडिया लोग बहुत सारे लॉ तोड़ने लगे, और उसको ही हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। काफी बड़ा मूवमेंट था। अंग्रेज लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि जो लोग हैं, यानी जो इंडियंस हैं, हिंदू लोग, इंडियन सॉरी भारतीय लोग हैं, उनको अब समझ में आ गया है कि हम लोग कितना ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं और कितना ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। समझ गए। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स को लेकर के निकलते हैं। 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 फॉलोअर को लेकर के साबरमती आश्रम से निकलते हैं और दांडी विलेज की तरफ चलते हैं। दांडी विलेज एक गुजरात में जगह है। दांडी जाने के बाद में 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, यानी हाथ से ऐसे सॉल्ट उठाया और उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। और सॉल्ट लॉ को बनाने के बाद गांधी जी ने जो है वहां पे सदर्न कोस्ट पे थोड़े टाइम रुके, और वहां पर खुद उन्होंने अपने हाथों से नमक को प्रोड्यूस करा। ही स्टेज सत्याग्रह एट दी धरसाना साल्ट वर्क्स। फिर उन्होंने धरसाना साल्ट एक जगह है, वहां पे साल्ट बनता था, तो धरसाना साल्ट वर्क्स एक जगह है, धरसाना साल्ट वर्क्स एक कंपनी का नाम है, वहां पे जगह पे नमक बनता था, वहां पर वो रुके और उन्होंने सॉल्ट प्रॉपर बनाया। ठीक है। दांडी मार्च एंड दी धरसाना सत्याग्रह ड्रू दी वर्ल्ड वाइड अटेंशन। गांधी जी का ये दांडी वाला जो पूरा वो है ना कैंपेन सक्सेसफुल रहा, क्योंकि सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया गांधी जी को। वो प्रॉपर नौटंकी में पूरे इंडियंस ने साथ दिया गांधी जी का कि नहीं नहीं नहीं, अंग्रेजों को तो भागना चाहिए। और धरसाना सॉल्ट पे जो उन्होंने कैंपेन किया वो भी काफी सक्सेसफुल रहा। तो पूरे वर्ल्ड के लोगों का अटेंशन चला गया अंग्रेजों सरकार की ये नीति पर, और उस बात पर जो है मीडिया ने एक्सटेंसिव कवरेज किया कि अरे अरे गांधी जी तो कितना सही लड़ रहे हैं, नमक के ऊपर लड़ रहे हैं, नमक तो कितनी बड़ी चीज है, नमक के ऊपर तो लड़ना ही चाहिए। और धीरे धीरे करके गांधी जी का जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस है वो भी फेमस हो गया, कि ऐसा करने के लिए गांधी जी ने किसी को मारा पीटा नहीं, वो चुपचाप जा रहे थे और जाके नमक तोड़ दिया। कितने अच्छे हैं गांधी जी कि किसी को ना मारा ना पीटा, नमक का नमक कानून भी टूट गया, अंग्रेजों के छक्के भी छूट गए, पूरे वर्ल्ड वाइड मीडिया में उनकी बेइज्जती भी हो गई और हम लोग सक्सेसफुल भी हो गए। थोड़े टाइम के बाद में अंग्रेज लोगों को अकल आ गई, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो मेन टूल बना लिया सॉल्ट सत्याग्रह को, कि इसी का सहारा लेकर अब हम अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे, क्योंकि उनको सही नब्ज मिल गई थी जिसको पकड़ करके वो अंग्रेजों को बार बार क्या कर पा रहे थे,
ब्लैकमेल कर पा रहे थे कि ठीक कर दो अपनी हरकतें वरना सॉल्ट सत्याग्रह करके भगा देंगे इंडिया से। तो ऐसा करने के बाद कुछ टाइम के बाद में दांडी मार्च और धरसाना सॉल्ट सत्याग्रह ने इफेक्टिव सिविल डिसोबीडियंस के टूल की तरह बिहेव करा। अगर सॉल्ट नहीं होता तो क्या पता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं रहता। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के एंड में क्या हुआ ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ। अंग्रेजों ने फिर अलाउ कर दिया था कि जाओ 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 बना खा लो नमक, कोई मना नहीं करेगा तुम लोगों को, बहुत रो रहे हो तुम लोग नमक जैसी छोटी चीज के पीछे, समझ गए हो। तो गवर्नमेंट ने पर्सनल कंजम्पशन पे जो रिस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया। उन्होंने बोला कि अरे ठीक है यार, नमक जैसी चीज के लिए कितना परेशान कर दिया, 1-1.5 साल से गांधी जी तुम रोए जा रहे हो रोए जा रहे हो रोए जा रहे हो नमक के पीछे, चलो हम नमक बनाने की परमिशन तुमको दे देते हैं। लेकिन पर्सनल कंजम्पशन के लिए अलाउड था, केवल खुद खाना है तो बनाओ, बेचने के लिए नहीं बना सकते, समझ गए। तो ये जो टेक्निक है ये सत्याग्रह की टेक्निक है, के बारे में बताया है मैंने कि नॉन कॉपरेशन नॉन नहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कितना अच्छा मूवमेंट था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ये मूवमेंट शुरू करा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च पर पहुंचे, वहां पे उन्होंने हैंडफुल ऑफ सॉल्ट लेकर के उस लॉ को ब्रेक किया, सॉल्ट लॉ को, एंड दैट्स हाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड। अभी इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों पढ़ने लग गए। कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे थे डिसेंट, डिसेंट का मतलब जब आप सरकार से अग्री नहीं करते तो कौन सा तरीका है जिससे आप सरकार का ठिकाने लगा सकते हैं, उसी में से एक तरीका हमने देखा था डिसेंट का। तो डिसेंट का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि कितना अच्छा एग्जाम्पल गांधी जी खुद सेट करके गए हैं। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि गांधी जी मरते मरते लोगों को डिसेंट करना सिखा गए, उनकी वजह से आए दिन इंडिया में लोग सड़कों पर निकल आते हैं, क्योंकि ये गांधी जी का ही सिखाया हुआ तरीका है। कोई बात पसंद ना आए तो सड़कों पे चले जाओ, कोई बात पसंद ना आए तो सड़कों पे चले जाओ, समझ गए। तो ये जो डिसेंट है ये किससे सीखा है हमने, बापू से। किससे सीखा है, बापू से। तो बापू ये इफेक्टिव स्ट्रेटजी दे गए कि अगर तुमको गवर्नमेंट की कोई बात नहीं पसंद आई तो तुम क्या कर सकते हो, सड़क पे चले जाओ, मोर्चा सड़क पे चले जाओ। 5-10 हजार लोगों को लेकर के गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मीडिया आ जाएगी, सब लोग फोटो लेने लगेंगे तुम्हारी, और अगले दिन न्यूज में आ जाएगा, और न्यूज में आते ही गवर्नमेंट पे प्रेशर बनने लगेगा, समझ गए। तो ये स्ट्रेटेजी गांधी जी खुद देके गए हैं, इसीलिए इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। एक डाउरी केस स्टडी है, डाउरी लॉ इन इंडिया, आई डोंट थिंक इट्स ओके। 1991 में ग्रुप ऑफ विलेज फ्रॉम द दुबागुंटा विलेज ऑफ नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्रा, ये आंध्र प्रदेश की अब एक कहानी है, गुजरात की कहानी तो देख ली गांधी जी वाली, अब हम कहानी देखने वाले हैं। 1991 में कैंपेन हुआ था, अब थोड़ा 1930 से, हम लोग 1930 अभी तक पढ़ रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, उससे थोड़ा 60 साल का जंप लेकर के 1991 पे आते हैं, हमारी आजादी की बात की कहानी है। आजादी के बाद एक और मूवमेंट हुआ है हमारी कंट्री में, बहुत अच्छा मूवमेंट है, उसका एग्जाम्पल लिया है, उसका नाम है एंटी लिकर कैंपेन। एंटी लिकर कैंपेन का मतलब क्या है, शराब बंद करो, ठीक है। तो 1991 में नेल्लोर एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहां पे कुछ औरतों ने, वहां पे एक विलेज है दूबागुंटा, दूबागुंटा विलेज में कुछ औरतें हैं, उन लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया शराब के अगेंस्ट। क्यों, क्योंकि वहां के जो मेल मेंबर्स थे वो लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगे थे अल्कोहल, और उस वजह से बच्चों की फीस देने के लिए पैसा नहीं बचता था घर पर, और बहुत खाने के लिए राशन नहीं बचता था। औरतें परेशान हो गई थी कि ये हमारे आदमियों को पता नहीं किसने शराब की लत लगवा दी है, और अब ये सब दारू पीते रहते हैं, नालियों में पड़े रहते हैं, कैसे बच्चे की फीस भरेंगे। तो वो सब लोग सड़कों पर निकलने लगे, और सड़कों पर निकलने के बाद धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट था ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। प्रॉब्लम जो मेल मेंबर्स थे उनकी वजह से वो लोग मार पिटाई भी करते थे, और पूरा घर का एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है अल्कोहल कंज्यूम करने से, क्योंकि जो कंज्यूम कर रहा होता है वो होश में नहीं रह रहा होता है, प्लस वो पैसे भी वेस्ट कर देता है, और पूरी फैमिली को सफर करना पड़ता है। ये जो मोमेंट था ये औरतों ने धीरे धीरे इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया कि अब विमेन ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि ये शराब की सारी दुकानें ही बंद कर दो, दुकानें नहीं खुलेंगी तो बिकेगी नहीं तो हमारे जो हस्बैंड लोग हैं वो उसको खरीदेंगे नहीं। तो चीप लिप, और गवर्नमेंट का तो बहुत ज्यादा पैसा आता था शराब को बेचने से, गवर्नमेंट चीप लिकर बेचती है और शराब पे बहुत ज्यादा टैक्स होता है, तो गवर्नमेंट को बहुत पैसा मिलता है, तो गवर्नमेंट तो इस वजह से शराब को बंद नहीं करती है। मूवमेंट जो है वो एक बहुत ओल्ड वुमेन है, उनका नाम था वर्धानेनी रोजम्मा। तो वर्धानेनी रोजम्मा ने ये मूवमेंट को लीड किया था, तो वो बहुत ओल्ड थी, उसके बाद भी उन्होंने मूवमेंट को लीड किया था। लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर था उन्होंने
जो एक शराब का लोकल कॉन्ट्रैक्टर था वो उनके गांव में आता था और अपना जो ट्रक है उसका पूरा पूरा माल उनके गांव में पलटता था। तो जो वर्धानी रोजम्मा है उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने उसको रेजिस्ट किया कि तुम हमारे गांव में आकर कैसे शराब मत बेचा करो फालतू का। तो धीरे धीरे, लेकिन वो माना नहीं, तो फिर धीरे धीरे जो रोजम्मा है उन्होंने पूरे गांव की औरतों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वो प्रोटेस्ट करके उस पूरे ट्रेडर के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करने लगी। फिर धीरे धीरे प्रोटेस्ट उन्होंने पूरे एरिया में कर दिया और इस मूवमेंट से इतना ज्यादा अच्छा मूवमेंट था ये कि गवर्नमेंट ने फिर पूरा स्टेट पर ही बैन लगा दिया। मतलब एक विलेज से शुरू हुआ, छोटे विलेज से ये मूवमेंट शुरू हुआ और गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे स्टेट यानी पूरे आंध्र प्रदेश स्टेट में ही लिकर बैन कर दिया 1995 में कि अब कहीं भी लिकर नहीं बिकेगा। तो ये जो मूवमेंट था ये स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है एम्पावरमेंट ऑफ लोकल वुमेन का, कि जो लोकल लेवल पे जो औरतें हैं वो भी कितनी ज्यादा सशक्त हैं कि वो भी लड़ाई कर सकती है। उनको भी अगर कोई बात नहीं पसंद आती है तो वो सड़कों पे निकल करके गवर्नमेंट से डिमांड कर सकती है। तो ये फीचर है कि हमारी कितनी अच्छी डेमोक्रेसी है कि अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है तो आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उस प्रोटेस्ट पे अगर वो प्रोटेस्ट आप सही चीजों पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की मजबूरी है कि वो उस चीज पे फोकस करे और अपनी नीतियों में चेंज करे, यानी गवर्नमेंट उसको सही करे। और यही रीजन है कि लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाले पागल नहीं होते हैं, उनको पता होता है कि हम ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ क्या है? अभी अगर वो जो लॉ है ये सारे लॉ ही हमको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। अगर हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं जिसमें हम सारे के सारे लोग खुश रहें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो और एक दूसरे को हम इक्वालिटी से ट्रीट करें, तो उसके लिए हमको कुछ लॉज की जरूरत पड़ेगी। कल को अगर आदि और समृद्धि की लड़ाई हो जाती है, ये एक दूसरे के बाल नोचने लग जाते हैं, तो कोई लॉ होना चाहिए जो इन लोगों को मना करे कि आप ऐसे एक दूसरे को मार नहीं सकते, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड, झगड़ा करना अलाउड नहीं है। तो उस केस में जो भी इंसान झगड़ा करेगा उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा 15 दिनों के लिए, और वहां पर केवल और केवल सुबह शाम लौकी ही खाने में मिलेगी। तो अगर ऐसा कोई लॉ मिल जाएगा तो तुम लोग एक दूसरे को ना बाल खींचोगे ना झगड़ा करोगे, क्योंकि तुमको पता है कि झगड़ा करते ही मुझे बाल सुधार गृह में भेज देंगे और वहां 15 दिन लौकी खिलाएंगे। समझ गए? तो तुम लोग करने से बचोगे। तो लॉ की जरूरत क्यों है, अब तक तो एकदम समझ में आ गया होगा। लॉ की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि लॉ को लोग फॉलो करे और जो फॉलो नहीं करे उसको पनिशमेंट दिया जाए, ताकि सोसाइटी में जो एक ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। समझ गए? इसमें कुछ केस स्टडी है। एक डाउरी की केस स्टडी है। डाउरी का मतलब क्या होता है? डाउरी का मतलब किसी को पता है? नो मैम। किसी को पता नहीं है? कहाँ से आए हो? मंगल ग्रह से आए हो क्या? हैं? डाउरी का मतलब नहीं पता, इतने बड़े हो गए। बताओ आदि, क्या होता है डाउरी का मतलब? तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। डाउरी का मतलब होता है दहेज। डाउरी एक एंशियंट सिस्टम है इंडिया में, जहां पे जब शादी होती है तो हाँ, तो जो गर्ल की फैमिली होती है वो ग्रूम की फैमिली को बहुत सारा पैसा देती है शादी करने के लिए। ठीक है कि आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, हमारी बेटी तो एकदम ही नालायक है। तो समृद्धि की शादी में फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 करोड़ रुपए लगेंगे, क्योंकि समृद्धि पूरी जिंदगी केवल और केवल आराम ही कर रही है, पढ़ने लिखने में तो इनका मन लगता नहीं है। मैम मेरा एग्जाम्पल ही क्यों, ये तो भी तो है। हाँ, ये लोग भी, चलो शाश्वत की शादी हो रही है और लड़की वाले दहेज मांग रहे हैं, क्योंकि शाश्वत ने पूरी जिंदगी कुछ किया नहीं है। अभी दहेज दोनों तरफ से हो सकता है, इधर से या उधर से, जो भी। ये तो मैंने नॉर्मल एग्जांपल दिया, बट तुम लोगों को ये नहीं सोचना है कि जो लोग कुछ नहीं करते केवल उनको ही दहेज देना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। जो एंशिएंट सिस्टम था उसमें लड़की कितनी भी अक्लमंद हो, कितना भी उसने पढ़ा लिखा हो, लेकिन एक सिस्टम ही था दहेज का, कि लड़की के घर वालों को, लड़के के घर वालों को पैसे देने पड़ते थे शादी करवाने के लिए, और अगर पैसे नहीं दो तो मोस्ट केसेस में लालची लोग शादी तोड़ देते थे। तो इस वजह से जो लड़की के घर वाले थे उसके ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ जाता था, क्योंकि उनको शादी करने में खर्चा लगता था, मेहमानों को बुलाना, अरेंजमेंट करने में खर्चा लगता था, और उसके अलावा लड़की को भी उन्होंने कुछ सामान देना पड़ता था, ज्वेलरी वगैरह बनवाते थे, और उसके अलावा उसको ससुराल वालों को भी पैसे देने पड़ते थे। इस चक्कर में लड़की के जो घर वाले हैं उन पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो जाती थी, और वो बर्डन के चलते उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस झेलनी पड़ती थी। और ये बात धीरे धीरे पूरे इंडिया में, जब कुछ लोगों को दहेज मिलने लगा तो बाकी लोगों को भी लालच आने लगा कि अरे अरे उनको इतना दहेज मिला है तो हमको भी तो दहेज मिलना चाहिए, हमारे लड़के में क्या कमी है। तो ऐसे करते करते ये समाज में बहुत ये नेगेटिव चीज है और ये फैलने लगी। जो लोग हैं वो और ज्यादा दहेज
दहेज डिमांड करने लगे, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो जिनके लड़के पढ़ लिख करके अच्छे बन जाते और अच्छा कमाने लगते, वो लोग और दहेज डिमांड करने लगते कि अजी हमारा लड़का तो 1 लाख रुपए महीने कमाता है, हम तो 25 लाख से कम नहीं लेंगे। तो एक तरह का ट्रेड बन गया, एक तरह का व्यापार बन गया, जहाँ पे शादी तो की जाती है खुशी लाने के लिए, फैमिली में नए मेंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि 2 लोग अच्छे से जिंदगी जी सके। बट यहाँ पे शादी को पूरा उन्होंने बिजनेस ही बना दिया कि शादी तभी होगी जब आप इतना इतना पैसा हमको देंगे। 1970s के आसपास, यानी 1970 आज से तकरीबन 40-50 साल पहले ये बात जो है वो इंडिया में बहुत लोगों को नेशनल अटेंशन बनी। मतलब 1970s के दौर में जब ये चीजें ज्यादा बढ़ने लगी तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज पे फोकस करा कि जो डाउरी है ये बहुत ज्यादा गलत चीज है। और जो नई जनरेशन की फीमेल जर्नलिस्ट थी, फीमेल जर्नलिस्ट का मतलब अंजना ओम कश्यप, समझ गए? तो नई जनरेशन की जो फीमेल जर्नलिस्ट है, मतलब जो लोग मीडिया में काम करते हैं, उन्होंने इस चीज पर फोकस किया, इसके बारे में बहुत जगह न्यूज निकाली, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करी कि डाउरी तो बहुत गलत चीज है। और ये जो इसी डाउरी की वजह से बहुत सारी जो यंग लोग हैं, यंग ब्राइड्स हैं, वो लोग जान भी देने लगे, क्योंकि जिनको जिनको डाउरी ढंग से नहीं दी जाती, बहुत लोग शादी तोड़ देते, तो लड़कियां सुसाइड कर लेती। और अगर किसी की शादी हो भी जाती तो शादी के बाद में उसके ससुराल वाले उनको बहुत परेशान करते थे कि तुम्हारे घर से तो पैसे नहीं आए अभी तक। तो वो टॉर्चर झेल नहीं पाती थी लड़कियां, और बहुत सारी लड़कियां सुसाइड करने लगी। और बहुत सारी लड़कियां जो सुसाइड नहीं करती थी, उनके घर वाले भी उनको मारने पीटने लगे, उनके इन-लॉज उनको मारते थे, उनके हस्बैंड उनको मारते थे। तो इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन लड़कियां झेल नहीं पा रही थी। तो इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा सोशल कैंपेन चलाया गया पूरे इंडिया में 1970s के दौर पे। और उस टाइम पे ही गवर्नमेंट को ये बात रियलाइज हुई कि बात सही कही जा रही है, ये जो लड़कियां हैं ये बात सही कह रही हैं कि डाउरी एक बहुत गलत चीज है, दहेज तो बंद होना चाहिए, क्योंकि शादी कोई व्यापार थोड़ी ना है जिसको पैसा लेकर के और देकर के किया जाए। तब गवर्नमेंट ने जो है वो लॉ बनाना शुरू करा, और फिर गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए। तो ये एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसे कैसे लॉ बनाती है जब हम गवर्नमेंट को जागरूक करते हैं। तो कल को अगर हमें कोई चीज बुरी लगती है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और गवर्नमेंट को अगर वो चीज अच्छी लग जाएगी तो गवर्नमेंट उसके लिए लॉ बनाएगी। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, उस लॉ का नाम था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में ऐसा लिखा गया है कि अगर उसके इन लॉज ने गलत हरकत किया है लड़की के साथ में, तो लड़की जस्टिस के लिए कोर्ट जा सकती है। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में ऐसा लिखा गया है कि डाउरी लेना और डाउरी देना दोनों क्राइम है। जो इंसान डाउरी लेगा और जो डाउरी देगा उसको जेल हो जाएगी। और ऐसे लॉ तो गवर्नमेंट को बनाने ही पड़ते हैं टाइम टू टाइम, ताकि लोग अक्लमंदी से रहे और प्यार से मोहब्बत से रहे सोसाइटी में, फालतू का किसी को टॉर्चर नहीं करे। तो डाउरी प्रोहिबिशन लॉ गवर्नमेंट लेकर के आई, और उसमें उसके थ्रू उन्होंने डाउरी लेना और देना दोनों को ही क्राइम बना दिया। और फिर उसने ये भी लिखा कि अगर कोई इंसान परेशान कर रहा है डाउरी की वजह से, तो जो लड़की है यानी जो पीड़िता है यानी जो विक्टिम है वो कोर्ट जा सकती है। फिर डाउरी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो फिर पता चला कि लोग डाउरी तो नहीं मांगते हैं, लेकिन मार पिटाई घर में करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डाउरी तो नहीं मांग रहे थे, लेकिन वो लोग अपनी विमेन को यानी अपनी वाइफ को शादी के बाद मान लो कोई बात पे गुस्सा आ गया तो वाइफ को मार दिया। अभी लड़कियां वो तो होती है, वो उतनी लड़कियां इतनी फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती थी तब, और लड़के फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, हाइट और बिल्ट में ज्यादा होते हैं। तो इसका फायदा उठा करके अगर झगड़ा हो रहा है तो किसी ने किसी को मार दिया, डोमेस्टिक टॉर्चर कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। तो इस चीज के खिलाफ भी फिर गवर्नमेंट ने लॉ बनाया 2005 में, और उसका नाम रखा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऐसा बोलता है कि घर के अंदर कोई किसी को मार पिटाई नहीं कर सकता है। जो हस्बैंड है या इन लॉज है वो वाइफ को या लड़की को मार नहीं सकते, अगर मारेंगे तो उनको जेल हो जाएगी। तो ये बेटा कुछ एग्जाम्पल्स है इस तरह के जो ये शो करते हैं कि डाउरी के अगेंस्ट या डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट ये जो एक्ट हमने बनाए हैं, ये धीरे 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 करके सोसाइटी में जब जागरूकता आती है, जब लोग अवेयर हो जाते हैं कि ये सारी बुरी चीजें हैं, तो इस तरह के लॉ गवर्नमेंट को बनाने पड़ते हैं। और यही इंपॉर्टेंस है लॉ का। आप समझ में आ गया है कि लॉ कितने जरूरी है। अगर लॉ नहीं होते तो आज भी बहुत सारे लोग दहेज खुल के मांग रहे होते, समझ गए? अब लोग दहेज नहीं मांगते क्योंकि सबको पता है कि दहेज मांगेंगे तो ससुराल जाना पड़ेगा, और यहाँ ससुराल का मतलब है जेल, समझ गए? तो आजकल लोग दहेज नहीं मांगते और घर में मार पिटाई भी नहीं करते, क्योंकि सबको पता है कि पीटेंगे तो जेल हो जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे लॉ बनते रहें, और लॉ बनाने के लिए हमको एक बॉडी भी चाहिए, और वो बॉडी हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है, उसका नाम है पार्लियामेंट। लेकिन लॉ अच्छी चीजों पे ही बनाने होते हैं, इसीलिए ये लॉ बने हैं। अगर इसी की जगह लॉ ये बोल देता कि आज से दहेज लेना कंपलसरी है, तो क्या ये लॉ पास हो पाता? नो मैम। नहीं। ये लॉ कौन मना कर देता पास करने से?
सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है ये लॉ पास करने से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये लॉ तो अगेंस्ट इक्वालिटी है, लड़के और लड़की में तुम डिफरेंस कर रहे हो, तभी तो बोल रहे हो कि लड़कियों को दहेज देना पड़ेगा, समझ गए। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता अगर कोई ऐसा गंदा लॉ बनाने की कोशिश करता। तो आई थिंक इन शॉर्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में पता चल गया है। नेक्स्ट क्लास में आई विल सी क्या पढ़ाना है, ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री, और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इस चैप्टर में ये जो 3 क्वेश्चन दिए हैं ये भी कर लेना है, और यू हैव टू राइट, एक क्वेश्चन और ऐड कर लो, यू हैव टू राइट अ केस स्टडी ऑन डाउरी केस। डाउरी केस पे केस स्टडी लिखनी है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन करना है। और उसके अलावा एनसीईआरटी वाले एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, सागर रत्ना वाले सागर रत्ना वाला क्वेश्चन करेंगे, और बाकी लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे। यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एम आई क्लियर? यस मैम। ओके, कोई भी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई? आदि तुमको कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई? नो मैम। एक एक बात समझ में आनी चाहिए, वरना उल्टा लटकाऊंगी तुमको, तंदूर में लटका दूंगी किसी दिन अगर तुम ढंग से काम नहीं करते चलोगे। नालायकी बंद कर दो पूरी, सच बता रही हूँ मैं। मैम आप आजकल वैसे भी लॉकडाउन में अकेले रहने की वजह से मेरा दिमाग खराब रहता है, मेरा मन करता है कोई सामने आ जाए और पीट दूं। आप क्लासेस मॉर्निंग में नहीं ले रहे? क्लासेस मॉर्निंग में लेते हैं। चलो मैं भी ग्रुप पे डालती हूँ, पूछती हूँ कौन कौन फ्री है। तो हम परसों, अच्छा तुम लोग की कल भी एक वो होगी ना क्लास? कल नहीं, अब परसों होगी। ओके ओके, तो हम पहले पूछती हूँ, मैं ग्रुप पे डालती हूँ मैसेज, अभी रिप्लाई करना, उसी हिसाब से एक टाइम सेट कर लेते हैं। कल मॉर्निंग में क्लास ले लेंगे तो फिर परसों क्लास नहीं लेंगे, छुट्टी हो जाएगी, ठीक है? ओके मैम। ओके चलो, अभी एकदम अच्छे से कर लेना, कोई भी लोग एकदम इसमें नालायकी नहीं करना कि नहीं अभी एक्सरसाइज नहीं करा है, अब तो मुझे को डाउरी समझ में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन तो मुंह जवानी रट गया है, अब लिख के क्या करूं? लिखना जरूरी है, समझ गए? ओके बाय बाय। आदि की तो हालत ऐसी खराब हो जाती है होमवर्क देते ही। चलो बाय बाय। थैंक यू बाय मैम।